समंदर कुदरत के राजों में से एक राज है। समंदर ना समझ में आने वाली चीज़ों से भरा पड़ा है और अभी तक शायद बहुत थोड़ा सा समंदर ही दरियाफ्त किया गया है। और जितना भी इल्म समंदर के बारे में इकट्ठा किया गया है, ये इल्म इब्तदाई इंसानी तारीख का ग्रेट एसेट माना जाता है। समंदर ने इंसानों को दौलत, ताकत और शोहरत से नवाजा, ताहम समंदर ने इंसान से बहुत कुछ छीना भी है। और इस तरह के नुकसानात की बड़ी वजह तूफ़ानों, समंदरी मखलूक से छेड़छाड़ या बहरी कज़ाकी को करार दिया जाता है। तारीख़ में बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिनमें समंदर ने लोगों की ज़िंदगियां छीन ली, मगर आज तक उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिली कि उनके साथ क्या हुआ। ऐसा ही एक पुरअसरार केस है मैरी सेलेस्टी शिप का। इस शिप के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसे गोस्ट शिप कहा जाता है। मैरी सेलेस्टी शिप को साल 1861 में नोवा स्कोटिया में बनाया गया था और उसको नाम दिया गया था अमेज़न। जून 1861 में जब यह शिप अपने पहले सफ़र के लिए तैयार हो रहा था तो उस वक्त सब ठीक था, लेकिन सामान लोड करने के बाद पता नहीं अचानक क्या हुआ कि शिप के कैप्टन रॉबर्ट मैक्लेलन की तबीयत खराब हो गई। कैप्टन ने इस चीज़ को इग्नोर किया और अमेज़न का पहला सफ़र शुरू कर दिया, जिसमें टिम्बर का एक लोड भर के लंदन ट्रांसपोर्ट करना था। सफ़र शुरू होने के कुछ देर बाद मैक्लेलन की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। पता चला कि उन्हें निमोनिया हो गया था। ज़्यादा तबीयत खराब होने पर अमेज़न को वापस मोड़ लिया गया और कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई। मैक्लेलन के मरने के बावजूद टिम्बर तो लंदन पहुंचाना ही था, जिस वजह से जॉन नटिंग पार्कर को शिप का अगला कैप्टन बनाकर उसे लंदन के लिए रवाना किया गया और अमेज़न अपने पहले सफ़र पर निकल पड़ा। ये सफ़र कुछ खास अच्छा नहीं था। रास्ते में ये जहाज़ बहुत सी चीज़ों से टकराया, इवन एक ब्रिग शिप से इतनी बुरी तरह टकराया कि वो शिप ही डूब गया। पार्कर ने अगले 2 सालों तक अमेज़न की कप्तानी की, मगर 1863 में शिप की कैप्टेंसी मिली विलियम थॉम्पसन को, जिन्होंने अगले 4 साल शिप को चलाया। 1867 में ये जहाज़ एक ऐसे तूफान से टकरा गया जिसके बाद जहाज़ बेकाबू हो गया और क्रू को मजबूरन शिप छोड़कर वापस आना पड़ा। अब इसके बाद ये शिप ब्रेक पर चला गया। न्यूयॉर्क के मरीनर रिचर्ड हेंस ने ये शिप $1750 में खरीद लिया। रिचर्ड ने शिप को रेनोवेट करवाकर खुद को इसका कैप्टन डिक्लेयर किया और चूंकि अमेज़न की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसी वजह से जहाज़ का नाम बदलकर उन्होंने मैरी सेलेस्टी रख दिया कि शायद नए नाम की वजह से उसकी किस्मत भी बदल जाए। मैरी सेलेस्टी के आने के बाद से वो कर्ज में इतना ज़्यादा डूब गया कि उसके क्रेडिटर्स ने उससे उनका जहाज़ छीन लिया और फिर अगले 3 सालों तक किसी न किसी मजबूरी से हर ओनर को जहाज़ बेचना पड़ा। फाइनली ये पहुंचा जेम्स विंचेस्टर के पास। साल 1872 में विंचेस्टर ने इसमें अच्छी खासी रेस्टोरेशंस करवाई और उसे एक नॉर्मल शिप से एक बड़े साइज के ट्रांसपोर्ट शिप में बदल दिया ताकि ज्यादा सामान लाद के ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इन सारे रेस्टोरेशन के बाद इस शिप के कैप्टन बने बेंजामिन ब्रिग्स और फिर शुरू हुआ इस जहाज का वो सफर जिसने उसकी शोहरत को अमर कर दिया। 5 नवंबर 1872 की सुबह कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स अपनी बीवी, बेटी और 7 क्रू मेंबर्स को साथ लेकर न्यूयॉर्क से यूरोप जाने के लिए निकला। इस शिप पर 1701 बैरल्स डीनेचुरलाइज्ड अल्कोहल, जिसको एथनॉल भी कह सकते हैं, लोड की गई थी। ये पीने के लिए नहीं थी बल्कि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए थी, जो उसने इटली के जिनोवा शहर पहुंचानी थी। उसका ये कार्गो खतरनाक था और आग पकड़ सकता था। अपने सफर पर जाने से एक रात पहले कैप्टन बेंजामिन ने अपने दोस्त कैप्टन डेविड मोरहाउस के साथ डिनर किया था, जो कुछ दिनों बाद अपने शिप डाई ग्रेशिया को लेकर ऑलमोस्ट सेम रूट पर रवाना होने वाले थे। कैप्टन डेविड मोरहाउस का नाम आप याद रखना, आगे ये बहुत क्रूशियल साबित होने वाला है। मैरी सेलेस्टी के रवाना होने के 8 दिन बाद करीब 15 नवंबर के दिन डाई ग्रेशिया भी अपने सफर पर निकल गया। अपने सफर की शुरुआत से ही मैरी सेलेस्टी को 2 हफ्तों तक काफी खराब मौसम का सामना करना पड़ा, मगर फिर 25 नवंबर के दिन बेंजामिन ने अपनी लॉग बुक
यानी वो नोटबुक जिसमें सफर की सारी रिपोर्ट और अपडेट्स लिखी जाती हैं, उसमें एंट्री दर्ज की थी कि वो सेंटा मारिया आइलैंड से करीब 9.6 किलोमीटर दूर थे और इतने दिन के सफर में उन्हें पहली बार जमीन नजर आई थी, जिसका मतलब है कि उनकी लोकेशन कहीं इस एरिया के आसपास थी। इस एंट्री के करीब 9 दिन बाद 4 दिसंबर के दिन मोरहाउस का शिप डाइग्रेशिया भी अजोरस आइलैंड के पास पहुंचा। तब उसने दूर मौजूद एक शिप को नोटिस किया जो उनकी तरफ ही आ रहा था, मगर बहुत ही आहिस्ता। प्रोसीजर के हिसाब से कैप्टन मोरहाउस ने शिप की तरफ सिग्नल भेजे, पर सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। कुछ पास जाने पर मोरहाउस को यकीन हो गया कि वो शिप कोई और नहीं बल्कि मैरी सेलेस्टी है, जिसके बाद उन्होंने फौरन अपने क्रू के 2 लोगों को मैरी सेलेस्टी पर उसको चेक करने के लिए भेजा कि कहीं जहाज में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। जो कैप्टन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो दोनों वहां लोगों को ढूंढने की उम्मीद से पहुंचे, मगर वो जहाज का मंजर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जहाज पर एक भी इंसान का नामो निशान नहीं था। जहाज की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ सेल्स फटे हुए थे, सेल्स को बांधने वाली रस्सियों के हाल भी खराब थे और जहाज के निचले हिस्से में 3 हैच यानी छोटे दरवाजे, उनमें से 2 खुले हुए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शिप की लाइफ बोट मिसिंग थी। अब लाइफ बोट के मिस होने और सेल्स फटी होने की वजह से लोगों ने सोचा कि हो सकता है खराब मौसम की वजह से जहाज की ऐसी हालत हो गई कि क्रू के लोगों को उसे छोड़ना पड़ा। मगर उस दिन से लेकर आज तक उस जहाज के लोग कभी नहीं मिले। जब वो नीचे शिप के होल्ड में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां भी करीब 1 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था, जो मैरी सेलेस्टी जैसे बड़े साइज के जहाज के लिए कोई खतरे की बात नहीं थी। इस जहाज के कागजात और नेविगेशनल इक्विपमेंट्स गायब थे, मगर शिप की लॉगबुक, जिसकी लास्ट एंट्री 25 नवंबर की थी, वो और उसके साथ कैप्टन बेंजामिन की सारी पर्सनल चीजें ठीक उसी तरह रखी हुई थी जैसे उन्हें किसी ने भी ना छेड़ा हो। एक और चीज गौर करने वाली थी कि लॉगबुक में जिस लोकेशन का जिक्र था वो मैरी सेलेस्टी की मिलने वाली लोकेशन से 400 नॉटिकल माइल्स दूर थी, जिसका मतलब ये था जहाज 400 नॉटिकल माइल्स बिना किसी गाइडेंस के ट्रैवल कर रहा था। अब ना तो इस जहाज में वायलेंस का कोई एविडेंस था और ना ही आग लगने का कोई प्रूफ। ऊपर से उसका 1701 बैरल वाला कार्गो भी पूरी तरह अनटच था। जब मोरोस को पूरी तरह यकीन हो गया कि जहाज पे कोई नहीं है तो उसने जहाज को वापस जिब्राल्टर अपने साथ ले जाने का फैसला किया ताकि शिप की साल्वेज क्लेम कर सके। दरअसल पहले ऐसा कानून था कि अगर कोई इंसान किसी समंदर में लापता शिप को वापस ले आए तो शिप के ओनर को शिप की मालियत के हिसाब से उसका एक हिस्सा ढूंढने वाले को इनाम के तौर पर देना पड़ता था, और फिर ऐसा हुआ भी। जब मोरहाउस शिप को वापस लाए तो रिवॉर्ड के लिए साल्वेज कोर्ट में हियरिंग्स के लिए फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, और इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कई डिटेल्स सामने आई जिसके बारे में मोरहाउस ने शुरू में नहीं बताया था। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि करीब 300 गैलन अल्कोहल लीक हो चुकी थी। इसके अलावा कैप्टन बेंजामिन अपने साथ सफर पर अपनी तलवार भी लिए हुए थे, जिसमें पॉसिबल ब्लड ट्रेसेस लगे हुए थे। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि जहाज के डेक में कुछ स्टेन्स लगे हुए थे और डेक की लकड़ी में गहरा निशान भी था, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारीदार कुल्हाड़ी के हमले से बना हो। अब इन सभी चीजों ने न सिर्फ इस केस के जज फ्रेडरिक सॉली फ्लड बल्कि पूरी पब्लिक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मोरहाउस ने बेंजामिन और उसके साथियों को कत्ल कर दिया होगा ताकि शिप को अबेंडन डिक्लेयर करवा के इसकी साल्वेज क्लेम कर सके। अब जज फ्रेडरिक को ये बात भी खटक रही थी कि मोरहाउस ने जहाज के मिलने की गलत लोकेशन कोर्ट को क्यों बताई थी। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बिना किसी कंट्रोल के ये जहाज 400 नॉटिकल माइल्स कैसे चल गया और सीधा आकर मोरहाउस को ही मिला। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ थ्योरीज तक ही रहा, क्योंकि इनमें से कुछ भी साबित नहीं हो पाया। बल्कि बाद में उल्टा ये पता चला कि बेंजामिन की तलवार और डेक पर जो दाग थे वो खून के नहीं थे। अब ये सबूत मिलने के बाद कोर्ट ने फरवरी में मैरी सेलेस्टी को रिलीज कर दिया और कैप्टन मोरहाउस को कंपनसेशन भी दिलवाया। जहाज के साथ क्या हुआ होगा और किस चीज ने जहाज के लोगों को जहाज छोड़ने पर मजबूर किया होगा, इस वाक़ये पर बहुत सी थ्योरीज सामने आईं।
चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली थ्योरी थी खराब मौसम। कैप्टन की लॉग बुक की एंट्रीज क्लियरली बताती हैं कि जहाज को बहुत ही खराब मौसम का सामना था, तो खराब मौसम की वजह से जहाज में पानी भरने लगा होगा। जब पानी होल्ड में चला गया तो जहाज के क्रू को लगा होगा कि शिप डूबने वाला है और उन्होंने बचने के लिए शिप को खाली कर दिया होगा। और दूसरी वजह हो सकती है सी क्वैक। जब समंदर में जलजला आता है तो उसे सी क्वैक कहते हैं और इस एरिया में सी क्वैक भी आते थे। तो हो सकता है सी क्वैक आने की वजह से अल्कोहल लीक हो गई हो और कैप्टन को लगा हो कि कहीं धमाका ना हो जाए, तो उसने जहाज को खाली करने का हुक्म दिया होगा। और नंबर 3, हो सकता है कि शिप के कार्गो में वाकई कोई एक्सप्लोजन हुआ हो। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के प्रोफेसर एंड्रे सेला ने पेपर कार्टन्स की मदद से एक मॉडल बनाया और बताया कि कैसे बुटेन गैस की मौजूदगी में कार्गो में रखी अल्कोहल ने एक एक्सप्लोजन किया होगा और काफी बड़ा ब्लास्ट करने के साथ शोले का एक गेंद बनाकर ऊपर की तरफ फेंका होगा, और वो भी बिना किसी निशान के। हो सकता है कि शिप पर इस तरह का एक्सप्लोजन हुआ हो और इसी वजह से शिप में पानी भरने लगा हो और कैप्टन ने जहाज खाली करने का ऑर्डर दे दिया हो। एक चीज गौर करने वाली है कि ये एक्सप्लोजन अपने निशान नहीं छोड़ता, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के वक्त आग लगने का कोई सबूत नहीं मिला था। लेकिन ये सब थ्योरीज और अंदाजे हैं, और वो लोग लाइफ बोट में बैठकर कहाँ चले गए, इसके बारे में भी सिर्फ अंदाजे ही लगाए जाते हैं कि शायद उनके पास खाने की सप्लाई खत्म हो गई हो, या वो कभी किसी जमीन पर पहुंच ही ना पाए हों और समंदर में ही कहीं गुम हो गए हों। लेकिन ये सिर्फ अंदाजे हैं, क्योंकि वो 10 लोग फिर कभी नहीं मिले, जिंदा ना मुर्दा, ना ही उनका कोई निशान मिल पाया। उनको आज भी मिसिंग माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।